जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अनछुए पहलू में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले ही अपडेट डाल दिया था अपने पेज पर कि अनछुए पहलू आएगा और आप सब मेरे साथ जुड़ें, लाइव और शेयर भी करें। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी शहर की बातें होंगी और आसपास की जो बड़ी खबरें होंगी वो आप तक पहुँचाई जाएंगी पूरे विस्तार के साथ में। आज कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जिन पर आपकी राय, आपकी सहमति जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय, अपनी सहमति जो है ना, वो अपने सुझाव जो हैं वो भी मुझे भेजें। और दूसरी बात यह है कि शहर में इन दिनों जो चल रहा है, हमारे क्षेत्र में जो इन दिनों चल रहा है, उसको लेकर के भी बहुत सारे मुद्दों पर बात होंगी और दिन भर की जो खबरें हैं, दिन भर की जो अपडेट हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अनछुए पहलू रोज़ आना चाहिए, दिन भर की तमाम खबरें हमको मिल जाती हैं। अच्छी बात है, आप लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है और ये प्रोग्राम लंबे समय तक चला भी है। पहले मैं पूरे भरतपुर संभाग की जो खबरें हैं वो आपको बताया करता था, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव किया और हमारा फोकस अब ये रहा कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र की खबरें आपको बताएं और जो मुद्दे हैं उनको उठाएं और आपकी समस्याओं का समाधान त्वरित होता रहे। ये सोच करके फिर हमने इसको थोड़ा सा सीमित कर दिया। अब आज दिन भर की जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जिस पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस भी करूंगा, आप लोगों की राय भी जानूंगा और कुछ ऐसी नई अपडेट भी हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जितने भी मेरे सम्मानीय दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें भी, क्योंकि हम पहले ही आजकल आपको अपडेट दे देते हैं कि आज अनछुए पहलू आएगा या नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात कि बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आजकल जी न्यूज़ पोर्टल पहले ही अपडेट कर देता है अपने पेज पर, ताकि आप लोग सक्रिय रहें और आप तक समय रहते हर खबर और हर अपडेट पहुंच पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और शेयर करिए। फिर मैं बताऊंगा आपको आज की दिन भर की तमाम खबरें। अभी लोग कम जुड़ रहे हैं सर, है ना? जुड़ो भाई, फटाफट जुड़ो। एक तो जो दर्शक है ना हमारे, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई कमेंट लिखें, खबर लिखें, मैसेज लिखें, तो सर शुद्ध लिखें, यानी सही लिखें। ऐसा ना लिखें कि ना हमारे समझ में आ रही है ना किसी और के पढ़ने में आती है वो, ठीक है ना? तो वो है। विनोद जी, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जीवली का मेला जो है कालसदेव बाबा कल है सर, वो बिल्कुल जीवली में कालसदेव बाबा का जो मेला है वो कल भरेगा, ठीक है? अच्छा रहा आपने पूछ लिया और तुरंत मैंने आपको बता भी दिया, वरना इतने सारे मैसेज आते रहते हैं, फिर वो सारे कमेंट्स जो है ना वो फिर ऊपर चले जाते हैं और वो खबरें जो हैं वो रह जाती हैं। चलो, तो मैंने आपको खबर दे दी विनोद जी कि कालसदेव बाबा का जो मेला है वो कल भरेगा। दशहरे पर और रावण दहन, इन पर तो रोक लगाई दी सरकार ने। अभी वही जो कोरोना का राक्षस है ना, वही अभी चल रहा है साहब। तो क्या करें, जितने भी तीज त्यौहार हैं ना, उन पर तो कहीं ना कहीं रोक लग रही है। चलो, अब मैं शुरुआत करता हूँ आपको सबसे पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। और उससे पहले मैं आज आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आज कन्याओं को जिमाया भी गया था, घरों में कन्याओं का पूजन भी किया गया था, मगर ये पूजन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इन कन्याओं का पूजन दिल से, सच्चे दिल से और हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना? बेटियां सौभाग्यशाली जो होता है ना सर, उनको मिलती है और इन बेटियों का सम्मान करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और सिर्फ एक दिन इनको भोजन करवा करके या इनका पूजन करके और हम ये सोच लें कि साहब माता के सारे आशीर्वाद हमको मिल जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे का जो त्यौहार है वो भी आने वाला है। रावण दहन इस बार कहीं भी नहीं होगा, सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है, ठीक है?
अब चलते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। क्या कुछ है आप लोगों के जानने के लिए, शेयर लगातार आप करते रहें। तो एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई साहब कि शिक्षा विभाग में जितने भी सरकारी अध्यापक हैं वो बड़ी टेंशन में थे कि साहब अवकाश घोषित नहीं करा, कब से छुट्टियां आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री डोटासरा की पहल पर ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब 29 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक दीपावली का अवकाश रहेगा, जिसको हम अक्सर शिविरा की भाषा में मध्यावधि अवकाश कहते हैं। तो वो 29 अक्टूबर से और 7 नवंबर तक रहेगा। शिक्षकों की जो टेंशन थी ना वो मिट गई, शिक्षा विभाग ने उस टेंशन को ख़त्म कर दिया और जो अवकाश था दीपावली का उसको घोषित कर दिया और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 16 अक्टूबर को गहलोत जी जा रहे हैं दिल्ली। सुगबुगाहट ये है साहब कि काफ़ी लंबे टाइम से जो मंत्रिमंडल विस्तार है, फेरबदल है, इसको लेकर के जो अटकलें चल रही थी, उम्मीद ये करते हैं कि 16 अक्टूबर को जब वो दिल्ली जाएंगे उसके बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के और विस्तार को लेकर के जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा, यानी तस्वीर साफ हो जाएगी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो और जो विभाग अब तक गहलोत जी अपने पास रखते हुए आ रहे हैं ना, वो कम से कम नए मंत्रियों को मिलें। और बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है सर इसको लेकर के। जब एक ही व्यक्ति के पास में सारे मंत्रालय होते हैं ना और सारे विभाग होते हैं तो फिर काम की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है और काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। खाद्य सुरक्षा का मामला हो या किसी तरह का मामला हो, बहुत सारे काम है सर जो अटके हुए पड़े हैं। पर्यटन मंत्रालय विश्वेंद्र सिंह के पास था, अब गहलोत जी के पास है। खाद्य मंत्रालय पहले रमेश जी के पास था, अब गहलोत जी के पास है। सड़क का पंचायती राज का मामला सचिन जी के पास था, वो अब गहलोत जी के पास है। कम से कम आप इन विभागों का बंटवारा कर देंगे ना तो कम से कम ये तस्वीर साफ हो जाएगी और जो अटके हुए काम है ना वो सुचारू रूप से चल पाएंगे, उनको एक गति मिल पाएगी। तो उम्मीद ये करना है कि 16 अक्टूबर को वो अगर दिल्ली जाते हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की जो गतिविधियां हैं उनको अगर अंतिम रूप दे दिया जाए तो शायद थोड़ी सी दिशा सुधरे। ये खबर है। कोयले का टंटा है ना, लाइट को लेकर के गहलोत जी ने कह दिया साहब नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में 1-1 घंटे कटौती करो और गांवों में लोड शेडिंग के नाम पर कटौती करना शुरू कर दो। बिजली है नहीं, बिजली इसलिए नहीं है कोयला नहीं आ पा रहा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूं सर, और पूरे सबूतों के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूं। पिछले 6 महीने से, बल्कि मैं ये कहूँ पिछले 1 साल से केंद्रीय मंत्री जो हैं हर राज्य को चिट्ठी लिख करके और ये कहता रहा है कि प्लीज़ आप अपने कोयले का जितनी आपको आवश्यकता है उसका भंडारण कर लें, उसका स्टॉक कर लें। और उस वक्त राज्यों ने ये कहा था कि साहब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कोयला है और स्टोरेज करने की हमारे पास में जगह नहीं है। ठीक है, जब केंद्र ने कहा तब इन राज्यों ने कोयला नहीं लिया। और आप बहुत सारी चीज़ें उठा करके देख लें सर, ऑक्सीजन प्लांट जब कोरोना का टाइम आया था और लोगों की बेहताशा मौत हुई थी, तब भी राज्यों ने यह कहा था कि साहब केंद्र ने हमको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवाई, जबकि हमारे पास में बिल्कुल इस चीज़ के सबूत हैं कि पिछले 1 साल से केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख करके और राज्यों से ये कहा था कि आपकी जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप हमें भेजिए और ऑक्सीजन प्लांट आप लगाइए। 1 साल में ये लोग इन कार्यों को अंजाम नहीं दे पाए और आज एंड टाइम पर ये लोग जो है ना अपने समस्या जो है वो केंद्र के माथे जो ठीक रहा है ना वो फोड़ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। पूरे दावे के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। कल गहलोत जी का बयान मैंने देखा था जो वो कह रहे थे साहब कोई खास बात नहीं है, 500 और 600 करोड़ रुपए बकाया है, ये कोई खास बात नहीं है। बकाया है क्यों? आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि आने वाले दिनों में अगर बिजली संकट पैदा होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आपसे केंद्र सरकार ने पूछा था तो आपने चिट्ठी लिख करके जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कोयला क्यों नहीं मंगवाया? क्यों 500 और 600 करोड़ रुपए बकाया है? एक दूसरे पर डालने की बजाय अच्छा यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो।
आप उलझे हुए हो सिर्फ अपने मामलों में। मगर सच्चाई ये है कि कोयले के उत्पादन की, कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं है सर। राज्यों को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर आप हर चीज़ में राजनीतिक द्वेष निकालेंगे, आप हर चीज़ में पक्ष और विपक्ष ढूंढेंगे, तो फिर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। जब केंद्र आपसे 1 साल से ये कह रहा है कि आप कोयले का भरपूर उपयोग करिए, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसका स्टोरेज कर लीजिए, और आप हाथ खड़े करके ये कहते हैं कि साहब हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, तो ये जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, ये जिम्मेदारी राज्यों की बनती है, चाहे वो राज्य कोई सा भी हो। आप कह रहे हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं स्वीकार तो किया है कि हाँ 500 और 600 करोड़ रुपए हमारा बकाया है। वो बकाया क्यों है? समय पर आपने पैसा रिलीज क्यों नहीं किया? कोयले का संकट कहीं भी नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है। केंद्र राज्यों के ऊपर डाल देता है, राज्य जो है केंद्रों के ऊपर डाल देते हैं, और आम जनता जो है ना वो इसका परिणाम भोग रही है, और बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। हर चीज़ को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, ताकि जनता के काम ना रोकें। ये सामंजस्य केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को बना करके चलना चाहिए हमेशा। सरकार किसी की भी हो सर, केंद्र की सरकार है वो भी 5 साल रहने वाली है, राज्य की सरकार है वो भी 5 साल ही रहने वाली है, लेकिन आपके कारनामे जो है ना वो 60 साल बाद भी बोलेंगे। जनता आपको 60 साल बाद भी गाली देगी, और जनता 60 साल बाद भी आपको सराहेगी कि हाँ वो काम आपने अच्छा किया और वो काम आपने बुरा किया। तो कोयले का जो संकट है, उम्मीद ये कर रहे हैं अब धीरे धीरे वो जो व्यवस्था है वो सुधर भी रही है, और कोयले की आपूर्ति भी हो रही है, और जो लाइट का मामला है वो अब धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बस इतना कहना चाहूँगा, राजनीतिक रूप ना दिया जाए, एक दूसरे पर ठीक है मत फोड़ो साहब, ठीक है। गगन जी कह रहे हैं गैस, पेट्रोल, डीजल, रेल टिकट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गैस के दामों की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि सब्सिडी काट करके भी आप गैस के दाम इतने बढ़ा दोगे, और केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी धारण कर लेगी इस चीज़ को लेकर के। पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए, डीजल के आप दाम देख लीजिए, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये चीज़ें भी लोगों को परेशान कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि, और आप कह रहे थे रेल टिकट, एक इसको लेकर के मैं एक खबर आपको दे देता हूं सर, जो मेरे पास आई है। रेल टिकट में जो सामान्य किराया है और पहले वाली जो व्यवस्था है वो जल्द से जल्द इसी महीने में लागू हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिजर्वेशन था, महंगा टिकट था, वो सुविधा, वो जो सिस्टम था ना, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास जो खबर आई है कि रेल मंत्रालय इसी महीने से जो सामान्य स्थिति पहले चला करती थी, सेम वही सामान्य स्थिति अब फिर से रेल में करने वाला है। अगर ऐसा होता है, धन्यवाद। गलत बात गलत है, सही है उसको सही कहना चाहिए। बिल्कुल आपने बिना पूछे सब्सिडी बंद कर दी, बिल्कुल आपने लगातार गैस के दाम बढ़ा दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप और आपके अधिकारी और आपके जो बड़े बड़े मंत्री हैं ना सर, वो बिल्कुल मौन साधे बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर आपका वाकई में फ्यूचर को लेकर के कोई विज़न है तो वो भी क्लियर कर दीजिए। लेकिन जनता त्राई त्राई कर रही है। कोरोना के बाद में जनता को राहत कुछ नहीं मिली है, जबकि इकोनॉमिकल स्थिति जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो केंद्र हो राज्य हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चलिए आगे चलते हैं। रीट मामले को लेकर के लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, और अब तक आज इसमें 20वां अभियुक्त, 19 पहले ही पकड़ में आ चुके हैं। 20वां अभियुक्त अमित कुमार, उसको भी सवाई माधोपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके पास में 22 लाख से अधिक की राशि भी नगद एसओजी ने बरामद की है। यानी कुल मिलाकर के ये जो मामला है ना, ये सुरंग की तरह लंबा जाता जा रहा है। इसमें पता नहीं और कितने बागड़ बिल्ले सामने आने वाले हैं। अमित भी आ गया, और बत्तीलाल भी आ गया, और पता नहीं जाने कितने और आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एसओजी अपना काम कर रही है, और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस मामले में जितने लोग इन्वॉल्व थे
सबको पकड़ने का काम कर रही है। सवाई माधोपुर से अमित कुमार को अरेस्ट किया गया है एसओजी के द्वारा और उसके पास से 22 लाख रुपए से अधिक की जो राशि है नगद वो बरामद की गई है। उससे भी खुलासे होंगे और देखेंगे साहब कौन कौन और टटमुंजियाँ हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पेपर बेचा है, पेपर लीक किया है। अभी सरकार की तरफ से ज़रूर थोड़ा सा बयान नहीं आया कि साहब अभी सरकार मान ही नहीं रही पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या चलता है इस मामले को लेकर के। और शेयर कम कर रहे हैं सर आप लोग। मानसिंह भाई बहुत जल्दी चलने वाली है मथुरा रतलाम लोकल ट्रेन, इसी महीने चल जाएगी, ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ। मथुरा रतलाम लोकल ट्रेन है वो इसी महीने चल जाएगी और टिकट की किराए की जो व्यवस्था पहले थी ना वैसी दोबारा से शुरू होने वाली है। सईद भाई कह रहे हैं कि 500 रुपये जमा करा दिए फिर भी नल का कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप ठेकेदार से बात करें, कर तो रहे हैं वो लोग, कनेक्शन तो कर रहे हैं मगर फेज बाई कर रहे हैं, अलग अलग कॉलोनियों में और वार्डों में कर रहे हैं। तो आप एक बार वार्ड मेंबर से कह करके इस काम को करवाएं, हो जाएगा आपका कनेक्शन। अब बच्चियों के लिए खुशखबरी ये है कि पिछले सत्र की और इस सत्र की जिन बच्चियों को साइकिल मिलने वाली थी सरकारी योजना के मुताबिक वो अब मिलने वाली है। ठीक है ना, गंगापुर सिटी में भी कल मैंने देखा था कि ट्रक आकर के उतरा था हायर सेकेंडरी स्कूल में और साइकिलों का वितरण अब बच्चियों को किया जाएगा। 9वीं क्लास में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको लेकर के, और दिसंबर तक सभी बच्चियों को साइकिलों का वितरण कर दिया जाएगा। 6.85 लाख जो बच्चियां हैं उनको निःशुल्क साइकिलों का जो वितरण है वो अब सरकार ने भेज दिया है लौट, और अब वो दिसंबर तक सारी जो व्यवस्था है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक खबर आई थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, है ना, हमारे शहर से क्या कुछ है। बड़ी बड़ी खबरें हैं सर, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। कुछ ऐसी खबरें भी हैं साहब जो हलचल पैदा करेंगी, बिल्कुल हलचल पैदा करेंगी। कुछ खबरें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को टेंशन भी देगी और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो लोगों को राहत भी देगी। ठीक है, तो गंगापुर सिटी की तमाम खबरें अब मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है शेयर करो और लोगों को जोड़ो भाई साहब। ये मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप मेरा साथ देंगे, आप हमारे चैनल का साथ देंगे तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक, प्रशासन तक ज़रूर पहुंचेगी और आपके काम होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन आपका साथ ज़रूरी है बस, और इसीलिए मैंने अंशु पहलू बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोगों का जो साथ था ना वो धीरे धीरे कम होता चला गया। आप लोगों को ये लगता है बस मेरी व्यक्तिगत समस्या का समाधान होना चाहिए, शहर जाए भाड़ में। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, शेयर करो। अब मैं बताता हूं आपको दिन भर की गंगापुर सिटी की प्रमुख खबरें। एक खबर आई थी कल देर शाम, सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। टोडा भीम के रहने वाले थे ये दंपत्ति और बिचपुरी के शेर सिंह गुर्जर, और अपने ससुराल कोनकटकला ये जा रहे थे। सामने से आ रहे किसी वाहन ने इनको टक्कर मार दी और गंभीर रूप से घायल हो गए, और तीनों का राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है और सकुशल हैं। ये खबर यहाँ से आई। हाँ, शाम को एक लाइव दिखाया था मैंने ट्रांसफार्मर की आग, मैंने भी दिखाया था और पदम जी ने भी दिखाया था। बहुत सारे दर्शकों ने हमारे कमेंट करा था कि आज तो जी न्यूज़ पोर्टल अलग अलग एंगल से लाइव दिखा रहा है। बिल्कुल, और बड़ा भीषण हादसा हो सकता था सर, पर समय रहते वो जो बड़ा हादसा था ना वो टल गया। दरअसल किसी केबल में नीचे से ही आग लग गई थी और उसके बाद में देखते देखते उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 2 बड़े ट्रांसफार्मर फंवारा चौक पर लगे हुए थे, जिससे कैलाश ठाकी से लेकर के ट्रक यूनियन तक का है, नया बाज़ार है, इस फीडर की सप्लाई होती थी। लेकिन उनमें आग लग गई और उसके बाद में मेरे पास तुरंत फ़ोन आया, क्योंकि फायर ब्रिगेड के नंबर शायद किसी अधिकारी के पास में नहीं थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने तुरंत नगर परिषद सभापति को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय को भी और फायर ब्रिगेड को भी। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सर वो लोग वहाँ पहुँच गए और आग पर काबू
पा लिया गया। बड़ा हादसा हो सकता था। जो जानकार हैं, समझदार है, वो समझते हैं कि सर जब ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और इनका फ्यूल जो होता है ना बड़ा सेंसिटिव होता है, अगर वो ब्लास्ट हो जाता ना सर तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन शुक्रिया अदा करेंगे हम सभी का, सभी ने बहुत सहयोग किया। यातायात पुलिसकर्मी हैं, तुरंत वो पहुंचे, उन्होंने तुरंत यातायात बंद करवा दिया। नगर परिषद की टीम पहुंच गई, बिजली विभाग के पूरे अधिकारी वहां पहुंच गए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। अभी जो लास्ट खबर मैंने आपको चलाई थी, लाइव दिखाई थी कि पुराने जो जले हुए ट्रांसफार्मर थे उनको उतार करके नया ट्रांसफार्मर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और उम्मीद ये करता हूँ शायद आप लोगों की जो बिजली सप्लाई है वो भी शुरू हो गई होगी। कर्मचारी ने कहा था कि साहब 1 घंटे भी हम नहीं लगने देंगे और जल्द से जल्द हम जो सप्लाई है वो शुरू कर देंगे। तो अच्छी बात है, समय रहते सब कुछ ठीक ठाक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज एक लाइव और मैंने आपको दिखाया था बाजार से अतिक्रमण का। सर पहले भी कई बार मैं ये लाइव दिखा चुका हूँ, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अनछुए पहलू में भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। अतिक्रमण ना सिर्फ गंगापुर का बल्कि मैं बता दूँ पूरे देश का एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है। और आने वाले दिनों में क्राइम की अगर सबसे बड़ी वजह कोई होगा ना तो वो अतिक्रमण होगा। लोगों ने बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी सर, आधिपत्य जमाते जा रहे हैं। और इसके लिए नगर परिषद जितनी जिम्मेदार है ना सर, उतनी ही जिम्मेदार आम आदमी भी है, आप और हम भी हैं सर। अतिक्रमण को बढ़ावा हमारे व्यापारी भाई दे रहे हैं, अतिक्रमण को बढ़ावा रेहड़ी और ठेली वाले दे रहे हैं, ठीक है, किराया लेकर के अपने आगे दुकानें लगवा रहे हैं। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना सर, अगर किसी मर्ज को ख़त्म करना है ना तो कई बार कड़ी दवाइयाँ लेनी भी पड़ती हैं। जब हम इस तरह की लाइव दिखाते हैं ना तो बहुत सारे दर्शकों को ये कमेंट आते हैं, गरीब हैं साहब, कमा करके खाने दो। सॉरी सर, आप गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर लेंगे, आप लोगों के पैदल चलने का अधिकार उनसे छीन लेंगे। यह अधिकार आपको संविधान ने नहीं दिया। आप गरीब हैं, आप रोजगार करना चाहते हैं, करें साहब, किसी को कोई गुरेज नहीं है, किसी को कोई परहेज नहीं है। मगर आप सड़कों को जाम करके, सड़कों के बीच में ठेला लगा करके लोगों का आवागमन अगर आप बंद करते हैं सर तो ये लीगल नहीं है। किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। आज मैंने वो दिखाया, दुकानदारों से, ठेले वालों से बात भी की और मुझे लगता है कि संवाद करने से, बात करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो भी जाता है सर। ठेले वालों ने ये मानी भी ये बात, हाँ सर मैंने गलत लगा रखा है और बिल्कुल मैं हटा लूँगा इसको, आप बात करें। लेकिन अतिक्रमण इस शहर की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है सर। अपनी कई लाइवों में मैंने इस बात को कहा है, अपनी जितनी भी लाइव मैंने अब तक चलाई हैं उनमें हमेशा इस बात को कहा है। चाहे उदय मोड़ चले जाओ, सालादों मोड़ चले जाओ, मुख्य बाज़ार की आप बात कर लो, ठेले वालों की भीड़ बेहताशा बढ़ती जा रही है इस शहर में। लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये लोग थोड़ा सा मुझे पहचानते हैं तो मेरे साथ कोऑपरेट भी करते हैं और मेरी बात को मानते भी हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। दीपावली का सीज़न आ रहा है, लोग बाज़ार में आएंगे, भीड़ बढ़ेगी। व्यापारी, बिल्कुल मैं बहुत स्पष्ट इस बात को कह रहा हूँ कि व्यापारी चाहे कितने ही CLG मीटिंग में इनको बुला लो, इनके कानों पर जू नहीं रेंगती सर। 50 बार व्यापारियों से ये कह दिया गया है कि भाई अपने ट्रांसपोर्ट का जितना भी सामान है ना वो सुबह जल्दी और शाम को आप मंगवा लें, दिन में ठेले और रिक्शों की भीड़ आप ना करें। मगर ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं सर। व्यापारी खुद जानबूझ करके अतिक्रमण कर रहे हैं और इसके लिए व्यापारी खुद जिम्मेदार हैं सर। बाजार में जाकर के देख लीजिए, कोई उनका पैमाना नहीं है, कोई उनकी मानक एक लिमिट नहीं है। किसी ने 1.5 फीट, किसी ने 2 फीट, किसी ने 2.5 फीट खूब आराम से तख्ते लगा रखे, जैसे आज ही कमा करके वो लखपति बनेगा। और फिर शिकायत करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है साहब, बाजार में भीड़ बहुत है साहब, तो क्या करें? नहीं, प्रशासन क्या करे? एक एक आदमी के पीछे पुलिस वाला लगाए, वो कंट्रोल करे। शर्म तो तुम्हारी मर गई कि तुम सरकार को या प्रशासन को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हो।
50 बार सीएलजी की मीटिंग में आपसे ये कह दिया गया है कि सर प्लीज़ ट्रांसपोर्ट का सामान दिन में मंगाना आप बंद कर दें, मगर वो आपने बंद नहीं किया, आपने अपने तख्ते नहीं हटाए। जब नगर परिषद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है तो आप राजनीति करने लगते हैं, फिर कैसे काम चलेगा? सीएलजी की मीटिंग जब होती है, मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि प्रशासन जब सीएलजी की मीटिंग करता है ना, तो अपना दामन बचाने के लिए सीएलजी की मीटिंग करता है। त्यौहार है, इस तरह मनाना है, इन गाइडलाइनों का पालन करना है, और चीज़ें नज़र नहीं आती प्रशासन को। क्यों नहीं शक्ति के साथ में इनको पाबंद किया जाता है कि जब नगर परिषद का पीला पंजा चलेगा तब तुम राजनीति करते हो और खुद बाजार में अतिक्रमण कर करके बैठे हो आप। एक बात। अब दूसरी बात कि साहब मोटरसाइकिलों का और वाहनों का जब मामला रहता है, बिल्कुल रहता है। मोटरसाइकिलें अंदर बाजार में प्रवेश कर रही हैं, उनसे भी भीड़ बढ़ रही है, उनसे भी अतिक्रमण बढ़ रहा है। नगर परिषद के चेयरमैन महोदय से और प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है, सर प्लीज़ बैठ करके आप भी मीटिंग करें और नगर परिषद की ऐसी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है, तो क्यों नहीं आप उसको पार्किंग में कन्वर्ट करते हैं। पुरानी नगर पालिका का जो स्थान है जिसको मैंने आज लाइव दिखाया था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप उसको अस्थायी तौर पर, भगवान जाने स्थायी करो मत करो वो बाद की बात है, आपका क्या विज़न है वो आप जाने, मगर फिलहाल अस्थायी तौर पर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवाई जा सकती है। क्यों नहीं कर रहे आप वो व्यवस्था को? कई सालों से वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, लोग मोटरसाइकिल ठेले सब वहाँ लगा रहे हैं, तो उस ज़मीन का आप सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? जब तक आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक अतिक्रमण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पहल आपको करनी पड़ेगी। आदेश निकाल देते हैं और सारी चीज़ें लोगों पर डाल देते हैं, भैया तुम ये करो नहीं तो पीला पंजा चलेगा। बैठ करके थोड़ी सी टेबल पे भी बात कर लो प्रभु। ये जो सीएलजी की मीटिंगें चलती है ना, आपकी बैठकें जो चलती हैं, इन सीएलजी की मीटिंगों में गेट टुगेदर व्यापारियों से बात हो, अच्छे जो सुझाव हैं, सलाह हैं, उनको अमल में लाया जाए तो बहुत सारी समस्या आपकी समाधान हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लोग आपका कोऑपरेट करने को तैयार हैं, मगर आप कोई लीगल बात करें तो सही। सीएलजी की मीटिंग में सिर्फ बातें होकर के रह जाती हैं, नया कुछ भी नहीं हो पाता। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभापति महोदय से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी, सर फटाफट इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करें। जहां नगर परिषद की ज़मीन है, जहां पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था करें। शहर में भीड़ बेहताशा बढ़ने वाली है त्यौहार के देखते हुए, होमगार्ड के जवानों की व्यवस्था आप करें, लोगों को समझाएं। तो इस काम को आप बिल्कुल तेजी के साथ में करें, मुझे यकीन है व्यापारी भाई आपका साथ जरूर देंगे। अब बात करते हैं अगली, सफाई का मुद्दा। कल नेहरू गार्डन के सामने से मैंने एक लाइव दिखाया था आपको, सब्जी मंडी वालों का और फल वालों का, कि क्या कंडीशन है और सड़क की क्या हालत करके वो जाते हैं। सर उस खबर का असर हुआ। आज जब मैं यहाँ लाइव करने आया तो मैंने यहाँ के हालात देखे, तो आज कचरा नहीं था, थोड़ा बहुत था। एक दिन में हालात नहीं सुधरते। व्यापारियों से और जो दुकानदार हैं उनसे मैंने बात की और मैंने लाइव भी चलाया। पूरे सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं, वो फल वाले हैं, वो उन्होंने मुझसे वादा करा कि बिल्कुल अजय जी हम गंदगी नहीं करेंगे, हम अपना कचरा नहीं डालेंगे। लेकिन उनकी समस्या ये है कि सुबह और शाम ऑटो टिपर की गाड़ी यहाँ आनी चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट वो यहाँ रुकें ताकि हम अपना कचरा कलेक्ट करके और उसमें डाल दें। बिल्कुल मैंने तुरंत सभापति महोदय से इस बात को रखा और सभापति महोदय ने मुझसे बिल्कुल इस बात का वादा किया कि अजय जी मैं कल से ही ऑटो टिपर सुबह और शाम चालू कर दूंगा सब्जी मंडी में, लेकिन किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद ये करता हूं कल तक या परसों तक मैं अपना नाम भी नहीं कह रहा, पर हाँ आप और हम मिलकर के इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। जितने भी व्यापारी भाइयों ने मुझसे वादा कराया, सर मैं दिल से उनको सलाम करता हूं। उन्होंने हमारी इस मुहिम में साथ दिया
और मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल जो भी गंदगी डालता है, कचरा डालता है, उसका वीडियो बनाओ और हमें भेजो। उसका लगाएंगे हम बिल्कुल फेसबुक पर और हमारे पेज पर कि ये हैं हमारे देश के योद्धा, हमारे शहर के सबसे बढ़िया कर्णधार, जो इस शहर को बिल्कुल गंदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगाएंगे उनका वीडियो, लेकिन व्यवस्थाओं को समझ करके और फिर उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। और सभापति महोदय ने बिल्कुल ये कहा है कि साहब कल से ऑटो टिपर चालू कर दिए जाएंगे सुबह और शाम। और जो ऑटो टिपर चालक हैं, जो तेज़ी से गाड़ियां निकाल करके ले जाते हैं और रुकते नहीं हैं और कचरा कलेक्ट नहीं करते हैं, मेरा उनसे साफ ये कहना है, सर जिस चीज़ की ड्यूटी आपकी लगी है ना, आप उसको जिम्मेदारी के साथ निभाएं। इस तरह की लापरवाही अगर आप कर रहे हैं और मेरे नोटिस में ये आई तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी शिकायत ज़रूर करूँगा। आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी की समस्याएं सॉल्व करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नए एएसपी सुरेश कुमार जी खींची, लगभग 4 दिन हो गए उनको, और पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा के साथ मिलकर के लगातार शहर में शाम के टाइम वो दौरा कर रहे हैं, शहर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जोग्राफिकल जो सिचुएशन है शहर की उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, समझें। और बहुत जल्दी मैं उनसे मुलाकात करूंगा कि सर क्या कुछ अब आपके फोकस में है, क्या कुछ आपकी नज़र में आया है और अब किस विज़न को लेकर के आप यहाँ शहर में काम करेंगे। कल पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा जी से बहुत देर उनके चैम्बर में व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बात भी हुई और थोड़ा सा दुख भी मुझे हुआ। दुख इस बात का हुआ कि सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिली है कि वो भी अब स्वेच्छा से यहाँ से अपना तबादला करवा रहे हैं। तो हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़, पहले ही टीम बदल गई और आपने अब तक जो काम किया ना वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ काम किया है। बड़े बड़े क्राइम को रोकने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपका एक बहुत बड़ा विज़न है, वो अभी अधूरा है, नशे के खिलाफ कार्रवाई का। तो आप अगर रहेंगे, जो नए एएसपी महोदय आए हैं उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा है कि बिल्कुल उनमें मादा है और वो कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। अब तक जहां उनकी पोस्टिंग रही है शानदार काम कर उन्होंने करके दिखाया है। तो अगर टीम कॉम्बिनेशन के साथ में काम होगा ना सर, तो शहर की सूरत ज़रूर बदलेगी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो हम तो फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो पुलिस उपाधीक्षक हैं इनकी तो ज़रूरत है साहब गंगापुर को, वो तो रहने चाहिए। ठीक है, बाकी ये नौकरी का एक पार्ट है सर, आना और जाना लगा रहता है, तबादले भी होते हैं, दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन भी करते हैं, उनकी जगह दूसरे भी आते हैं। मगर वही बात है ना सर कि तबादलों से दशा नहीं सुधरती है। कोई अधिकारी आता है, साल 6 महीने में वो समझ पाता है, उससे पहले फिर उसके किक लग जाती है बेचारा और वो चला जाता है। दूसरा आता है, साल 6 महीने उसको फिर लगती है समझने में, फिर उसको तबादला हो जाता है। ये जो तबादलों की नीति है ना साहब, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। खादी ज़्यादा हावी है खाकी पर, समझने की कोशिश ज़रूर करना। चलिए, तो एएसपी साहब का दौरा जारी है और डीवाईएसपी साहब और थाने के जितने भी थाना अधिकारी हैं जो नए आए हैं, करण सिंह जी हैं, शैतान सर जो हैं, शैतान सिंह जी उदयपुर थाना प्रभारी, मिलकर के काम तो कर रहे हैं। देखते हैं भीड़ भाड़, अतिक्रमण, अपराध, इन पर कितना अंकुश लग पाता है और नशे के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हो पाती है। पानी की व्यवस्था सुधरने लगी है, ठीक है ना, बेवजह होल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। जब नहीं होती व्यवस्था तो हम भी जानते हैं नहीं होती है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरने लगी है। अलग अलग टाइम में अलग अलग क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होने लगी है, मिल रहा है पानी, और उम्मीद ये करते हैं 1-2 दिन में और व्यवस्थाओं में सुधार भी होगा, क्योंकि पूरा विभाग जो है ना वो अब बिल्कुल मुस्तैदी से इसमें जुट चुका है ताकि लोगों को पानी की जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। तो वो काम चल रहा है। एक खबर मैंने आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दिखाई थी, है ना, अंधेरे की खबर का असर हुआ है, लाइट वहाँ लग गई अब और अस्पताल में अब उजाला होने लगा है। धन्यवाद साहब। और सालोदा रोड पर जल भराव, अभी काफ़ी सारे कमेंट भी आ गए, साहब अजय जी इसका क्या होगा। मैंने दिन में आज वहाँ गया भी था, एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो उस दौरान तुरंत मैंने वहीं से सभापति महोदय को फ़ोन भी किया और सभापति महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में अर्जुन पैलेस के सामने जो मुख्य सड़क है जहाँ पर गंदगी, कचरा, कीचड़ पड़ा हुआ है उसको साफ़ करवा करके और वहाँ सीमेंटेड रोड बना दिया जाएगा।
ये मुझे कहा है सभापति महोदय ने। मुझे सभापति महोदय की एक बात बहुत अच्छी लगती है सर, जिसने मुझे प्रभावित किया है, और वो है क्विक रेस्पॉन्स। मैंने जब भी उनको किसी समस्या के लिए कहा है ना, तुरंत उन्होंने उसका निराकरण किया है, उसका निस्तारण किया है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 1-2 दिन में जो सालोदा रोड वाला फुटपाथ है और उसके आसपास जो जल भराव की समस्या हो रही है, कीचड़ है, गंदगी है, उसको जेसीबी से साफ करवा करके और वहाँ सीमेंटेड रोड जो है उसका निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, पुलियाओं का निर्माण शुरू हो गया। आपने भी देखा होगा शिवपुरी भी है, वसुंधरा कॉलोनी है, वहाँ नई पुलियाओं का निर्माण कर दिया है ताकि जो नालों का पानी है ना वो रुके नहीं, उसमें कचरा या गंदगी फंसे नहीं, और बार बार ये जो ओवरफ्लो हो जाते हैं ना नाले, उसकी समस्या का समाधान हो सके। तो पुलियाओं का जो निर्माण है वो भी तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद ये करते हैं इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। फॉगिंग भी बहुत सारे इलाकों में हो रही है सर, बहुत सारे वार्डों में। मैंने अपनी पिछली लाइव में भी ये कहा था, वार्ड मेंबर सक्रिय हो जाओ, लेटर पैड पे लिख करके सभापति महोदय को दो ताकि आपके वार्ड में भी फॉगिंग शुरू हो जाए। गंगापुर में कल डेंगू से पहली मौत हुई है साहब, डेंगू से। ठीक है ना, डेंगू और मलेरिया भी अपने पैर पसारेगा अब। तो वार्ड मेंबर भी थोड़े से सक्रिय हो जाओ। ये नहीं चुनाव जीत के अब आराम से घर में सोना है, ऐसा नहीं करें, थोड़े से एक्टिव हो जाएं। ठीक है ना। तो सालोदा मोड़ वाली जो समस्या है ना जल भराव की, इसका 1-2 दिन में समाधान हो जाएगा, और बिल्कुल हम नज़र बनाए करके रखेंगे, और समय समय पर जितने भी आपके मुद्दे हैं ना उनसे अधिकारियों को हम अवगत करवाते रहते हैं। ये हो जाएगा। और सीएलजी की मीटिंग अगर अब की बार होती है, अभी हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन इनका कोई सेंस तो निकलता नहीं है सर। आइडिया एक दूसरे को हम शेयर तो करते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं होते इन फील्ड, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सीएलजी की मीटिंग में अच्छे आइडिया आएँ, अच्छे मुद्दे आएँ, और व्यापारियों को इनको थोड़ा सा सख्त किया जाए कि सर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सारी जिम्मेदारी नगर परिषद की या एमएलए साहब की या प्रशासन की नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। गंदगी भी तुम ही कर रहे हो, ठीक है ना, अतिक्रमण भी तुम ही कर रहे हो, तो इसका समाधान भी मिल बैठ करके सबको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है ना, तो फिर किसी न किसी का, राजनेता का हाथ लेकर के आप फिर प्रशासन को दबाने का भी प्रयास करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। सुधार सबको करना पड़ेगा। आज सब्जी मंडी में हमने जो लाइव चलाया उसको ज़रूर देखना और शेयर भी करना। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, लोगों से बात करके, व्यापारियों से बात करके, और सबने मुझसे वादा किया, बिल्कुल अजय जी हम गंदगी और कचरा नहीं करेंगे, बस आप वाटर टिपर की व्यवस्था करवा दीजिए, हम साथ देंगे आपका पूरा। करने से सब होता है सर, बात करने से बात बनती है। बात करें, ये नहीं है कि साहब खीरमोन नमकीन खाए, सीएलजी की मीटिंग होगी, सब अपने अपने घर चले गए, उससे मज़ा नहीं आने वाला। ग्राम पंचायतों में काम शुरू करने की बारी है अब सरपंचों की। 10 लाख रुपए तक का वित्तीय अधिकार तो अब सरपंचों को दे दिया साहब। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो नालियों का, एक स्ट्रीट लाइट जो बिजली है ना, इसका काम अब सरपंचों को शुरू कर देना चाहिए। ये चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं सर। छोटे मोटे काम तो सभी सरपंचों ने अब से पहले करवाए भी हैं, हो भी जाएंगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट, सफाई और रोशनी, इन चीज़ों की व्यवस्था सभी सरपंचों से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल प्राथमिकता के साथ में करवाएं इन कामों को। ठीक है, जहां आपको परेशानी आती है बेझिझक आप हमें बताएं, अब तो प्रधान भी हैं आपके, उनसे मिल करके और इन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करें इन फील्ड। अब मैं आपको बताता हूं साहब एक और खबर, खाद की अपडेट। कल पेज पर हमने एक अपडेट डाली थी, जो हमें प्रेस नोट मिला था कृषि विभाग से, कि गंगापुर और उसके आसपास के 10 स्थान ऐसे हैं जहां 13 तारीख को और 14 तारीख को डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा पुलिस कस्टडी में। ठीक है, हमने हमारे पेज पर वो डाली है, फर्म का नाम भी लिखा है, फ़ोन नंबर भी लिखे हैं, जगह भी लिखी है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि शायद आज कहीं खाद का वितरण हुआ हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास में फ़ोन आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ वहाँ फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आप फ़ोन करके और मालूम कर लें खाद आया या नहीं आया है। आज नहीं आया होगा तो कल ज़रूर मिलेगा। पेज पर जाना और वो पूरी लिस्ट जो है ना वो देख लेना, खंडी, वजीरपुर, मेडी, पता नहीं बहुत सारी फर्में साहब, उसमें गंगापुर की भी एक फर्म है जहाँ डीएपी खाद आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आप देख लेना एक बार, और ज़्यादा मारामारी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से जाएँ और लें। आधार कार्ड ज़रूर साथ में लेकर के जाना। ठीक है, तो ये है डीएपी का मामला। अब बात करूँगा एक बड़े प्रमुख मुद्दे पर।
शेयर करना और लोगों को जोड़ना। नहीं करना चाहता था मगर मजबूर हूँ इसलिए करना पड़ रहा है। गंगापुर सिटी में एक निजी अस्पताल ऐसा है भाई साहब जो अब मौत का और लूट का अड्डा बनता जा रहा है, और आज से नहीं बन रहा, बहुत लंबे समय से। न जाने कितने तो विवाद झेल लिए उस हॉस्पिटल ने, कितने केस हो गए। कोरोना में सबसे ज़्यादा मरीजों की मौत उस हॉस्पिटल में हुई, सबसे ज़्यादा पैसा उस हॉस्पिटल ने बनाया, ठीक है, और फुल दादागिरी के साथ, फुल दादागिरी के साथ। अगर कोई सबूत चाहता है ना तो सबूत भी देने को तैयार हूं मैं। और मैं नहीं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनके साथ में उस हॉस्पिटल ने ये घिनौना कृत्य किया है कि उसका परिजन भी गया, पैसा भी गया, लेकिन वो हॉस्पिटल आज भी, आप ताज्जुब करोगे कि पूरा नंगा नाच कर रहा है, पूरा तांडव कर रहा है, और मरीजों की जान के साथ में दिन और रात सरेआम खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ कर रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे दर्शक, मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं किसी की मान और मर्यादा के लिए। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझता है ना तो CMHO महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे बिजनेसमैन हॉस्पिटल को तुरंत बंद करो, इस पर ताला लगाओ, इसकी जांच करो। ये लोगों के साथ, आम आदमी के साथ में हर रोज उनकी जान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। पैसा बिल्कुल साफ आपकी जेब, इलाज के नाम पर आपको इतना सीरियस बना दिया जाएगा, भर्ती भी कर लिया जाएगा, भर्ती भी कर लिया जाएगा, क्योंकि सारी सुविधाएं मौजूद हैं साहब, आपको भर्ती भी कर लिया जाएगा, ठीक है। और जितना निचोड़ सकते हैं आपसे पैसा उतना निचोड़ करके, और जब पता है कि ये मरेगा उसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया जाता है। एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है उस हॉस्पिटल के जो मैं दे सकता हूं विद एविडेंस। आज तक गंगापुर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है ना सर, उसमें कहीं मुझे याद नहीं है कि कोई विवाद हुआ हो, मगर उस अकेले हॉस्पिटल में अब तक इतने विवाद हो चुके हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी पता नहीं किसका ऐसा हाथ है, किसकी सरपरस्ती में वो हॉस्पिटल चल रहा है कि वहाँ रोजाना मरीज की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और मैं तो जनता से भी कहूँगा भाई साहब प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है, कहीं भी ले जाओ, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में शानदार व्यवस्था है, अब एक से एक बढ़िया डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, यहाँ आ जाओ, जयपुर चले जाओ। मगर अपने परिजन को अगर बचाना है, अपनी जान आपको बचानी है, तो कम से कम ऐसे हॉस्पिटल जो है ना, जो आम आदमी की जान के साथ में रोजाना खिलवाड़ कर रहे हैं, उनमें जाना बंद कर दो। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बड़े व्यापारिक संगठन है, ठीक है ना। नॉलेज नील बटा सन्नाटा है, वहाँ किसी को कोई नॉलेज नहीं है, वहाँ पर वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। और पहली बार नहीं है, सैकड़ों शिकायतें हो चुकी हैं सर, सैकड़ों शिकायतें, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा निवेदन है ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो तानाशाही तरीके से चल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो जनता की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो जनता का खून चूस रहे हैं, जो जनता का पैसा चूस रहे हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। मेरे पास पूरे सबूत आए हैं सर, और आज से नहीं आए, कई बार आए हैं। कई बार हमने सुधारने की कोशिश की है, कई बार हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे लोग हैं जो सीधी सीधी बात है कि कफन के सौदागर बन करके रह गए हॉस्पिटल के नाम पर। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज़ का डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब दीपावली का त्यौहार आता है तभी ये मिलावट की जांच क्यों की जाती है? पहले क्यों नहीं की जाती है? पहले कहाँ चले जाते हैं फूड इंस्पेक्टर
पहले कहाँ चला जाता है? खाद्य विभाग। मतलब आप देखिए कि मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं मगर डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा चैनल हमेशा आम आदमी की लड़ाई लड़ता है, आम आदमी के मुद्दे उठाता है, और प्रशासन, जनप्रतिनिधि जिस दिन इस बात को समझने लग जाएंगे ना कि इस आम आदमी को आम मत रहने दो साहब, इसको खास बना दो बेचारे को, और इसका दर्द समझो, बैठ करके बात करो, उसकी फरियाद सुनो, और जो राहत आप फौरी तौर पर दे सकते हैं कम से कम वो देने का प्रयास आप ज़रूर करो। सबको खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी, लोग सुनेंगे सर, आपकी बात मानेंगे, मगर आप ढंग से अपनी बात रखें, कन्विंस करें लोगों को। असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ संभव है, बात करने से बात बनती है। तो ये दिन भर की तमाम खबरें थी, और ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच हैं, मेरा उनसे कहना है सर अब आप भी सक्रिय हो जाओ, है ना, और गाँवों में विकास के काम करवाओ, सब कुछ खुल चुका है अब। और जितने भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे और कहना है 18 तारीख को डांडिया का एक प्रोग्राम है जो जी न्यूज़ पोर्टल के सौजन्य से करवाया जा रहा है, लाइव होगा वो विजय पैलेस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें, उसके पासेज मिल रहे हैं, और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं जिनको पासेज चाहिए, और बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें। 18 तारीख विजय पैलेस को डांडिया महोत्सव आखिरी है, उसके बाद में फिर तो यह है गीत, संगीत, मनोरंजन, ये हमारी थोड़ी सी मानसिक तनाव को दूर भी करता है और एंजॉय भी हम करते हैं, ठीक है। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगर सच्चाई को सच कहने में किसी को ठेस पहुंचती हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आम आदमी की बात प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना ये मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और ये हमारी नहीं, हर मीडिया कर्मी को इस बात को समझना चाहिए कि हाँ, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, आम जनता की जो हो सके वो हेल्प ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते एक खबर और मैं देना चाहूँगा आपको। आज मेरे पास एक फ़ोन और आया था दोस्तों, और वो फ़ोन आया था मेरे पास में पिपलाई से मुझे फ़ोन किया था कि जो सरकारी विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, 2020 में मार्च में जब कोरोना आ गया था और लॉकडाउन लग गया था तो इन महिलाओं का काम बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद सरकार ने एश्योर किया इनको और ये वादा किया था कि भाई आपकी जो तनख्वाह है वो चालू रहेगी। आज मेरे पास में एक महिला ने फ़ोन किया और ये बताया कि साहब पिछले मार्च से लेकर के अब तक लगभग 15 ऐसी महिलाएं हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला है। पोषाहार बनाने वाली ये महिलाएं, कितना सा देते हो आप इनको? थोड़ा बहुत तो पैसा मिलता है, वो भी आपने इनको टाइम पे नहीं दिया। पर चलो कोरोना का टाइम था, आपने नहीं दिया, महाराज त्यौहार आ गया, अब इनका पैसा रिलीज़ कर दो, ठीक है। मैंने हालांकि उनसे ये कहा है कि आप कल बामनवास एसडीएम से जाकर के मिलें, उनको ज्ञापन दें, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात कर लूँगा। तो कोशिश ये करेंगे हम कि आपका पैसा जो भी अटका हुआ है वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए, और इन महिलाओं को जो त्यौहार है वो राजी खुशी मन जाए और इनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, खुशियाँ आ जाए इनके परिवार में भी, तो कितनी अच्छी बात है। तो उनका पैसा बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है जो सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाती हैं, ठीक है ना। तो बामनवास एसडीएम से वो कल ज्ञापन दे करके उनसे मुलाकात करके और अपनी बात रखें तो बिल्कुल प्रशासन आपकी सुनेगा, और जो होगा वो हेल्प ज़रूर वो लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अनछुए पहलू अब ज़्यादा अच्छे तरीके से पसंद आ रहा होगा। आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम हमारा काम ईमानदारी से करते जा रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें। हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ बना करके रखें। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब की जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद और जय भारत।